शायद ये दुनिया की पहली ऐसी एक कहानी है क्राइम्स सीरियल किलर की, जिसमें पूरी फैमिली सीरियल किलर है। इनको पकड़ने के लिए बाकायदा इनाम का ऐलान किया गया, पर क्या वो इनाम किसी को मिला? क्या ये सीरियल किलर फैमिली पकड़ी गई? ये क्यों कत्ल करते थे? कितने लोगों को मारा? कैसे मारा? क्या तरीका था? और क्यों एक फैमिली ऐसे संगीन जुर्म में एक साथ शामिल हुई? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिसमें कोई एक क्रिमिनल निकलता है, एक बदमाश निकलता है, बाकी शरीफ होते हैं। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फैमिली अगर सीरियल किलर हो, तो ये बात थोड़ी-सी चौंकाती है। तो पूरी कहानी में आपको ये आज सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। कहानी 1870 की 1870, मतलब करीब 30 साल उधर, करीब 150 साल होने को है। 150 साल पुरानी कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक जगह है कैंसस। उस वक़्त वो इंडियन टेरिटरी कहती थी, आजकल जो उसको कहते हैं जो वहाँ के लोग, ओक्लाहोमा। तो कैंसस ओक्लाहोमा की कहानी, और ये कहानी इसलिए सुर्खियों में आई कि अभी कुछ साल पहले इसी कैंसस की उसी जगह की ज़मीन की नीलामी हो रही थी। शायद अब वहाँ होटल बन गया है। और जब इस ज़मीन की नीलामी की बात आई तो फिर वो 150 साल पुरानी कहानियाँ लोगों को अचानक फिर से याद आ गई। कहानी एक सीरियल किलर फैमिली की। 1870-1850 के दरमियान में दुनिया में बहुत कुछ उथल-पुथल था, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे अलग-अलग वजहों से। तो यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका पहुँच रहे थे, और ये ज़्यादातर बिज़नेसमैन थे, व्यापारी थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग अमेरिका पहुँचे। उन्हीं में से कहते हैं कि जर्मनी की एक फैमिली 1870 में कैंसस पहुँची। अब वहाँ जो लोग पहले से रह रहे थे, तो उन लोगों ने हालाँकि ना उनका स्वागत किया, ना ये भी है कि उनसे मुँह फेरा। उन्हें लगा एक नया पड़ोसी है, ठीक है, रहने दो। तो ये लोग बिज़नेसमैन फैमिली थी, वहाँ पहुँची, और कहते हैं कि उस वक़्त, उस ज़माने में उन्होंने करीब 160 एकड़, 160 एकड़ की एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी, जिसमें उन्होंने खेती के लिए ज़मीन यूज़ किया, फल को लगाया, उसमें सेब के फल लगाए, पेड़ लगाए, और एक 2 रूम का छोटा-सा वो बनाया घर। इस फैमिली में कुल 4 लोग थे। इनमें सबसे जो बड़े फैमिली के मुखिया थे, वो थे जॉन ब्लेंडर्स जॉन बेंडर्स। जॉन बेंडर्स की उम्र उस वक़्त करीब 60 साल थी। जॉन बेंडर के अलावा उनकी पत्नी केट बेंडर्स, उनकी उम्र 55 साल थी, और उनके 2 बच्चे थे। एक जॉनी, जिसकी उम्र 27 साल, और एक बेटी केट बेंडर्स, जिसकी उम्र 24 साल। तो ये 4 लोग आकर कैंसस में बस जाते हैं। जिस जगह पे इन्होंने ये अपना एक घर बनाया हट टाइप का, उसके रास्ते से होकर उस ज़माने में ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और बाकी इस तरीके की चीज़ें। मोटर गाड़ियाँ और ये सब शायद नहीं थी। तो ये लोग वहाँ बस जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। 1870 में आते हैं, 70 के बाद 71, 72, 3 साल ये वहाँ पे रहते हैं। इन 3 साल में एक अजीब चीज़ होती है। इस कैंसस के इलाके में, जहाँ पे 160 एकड़ के एक इलाके में ये लोग, ये 4 फैमिली रह रही थी, उस तरफ बहुत सारे लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस फैमिली में जो जॉन बेंडर्स थे, उनको अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता था, जर्मनी से आए थे। उनकी वाइफ टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन बेटी जो थी केट, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। और इन चारों के बारे में ये था कि जो बेटी थी और वाइफ थी, ये दोनों बहुत ही रिलीजियस थे, और इनके बारे में ये भी था कि ये आत्माओं से, मुर्दों से बात करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। और इनका ये था कि मुर्दों से बात करने के अलावा ये आत्माओं से बात करके बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी पहेलियों को भी सुलझा देते हैं। तो ये बात सारी पड़ोसियों तक भी फैली थी, और शाम होते ही ये लोग अपने काम पे लग जाते थे इसी तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ों में। तो इस बीच में कई लोग गायब होने शुरू हो गए। लोगों ने कई बार ढूँढा, उस इलाके में आए, पूछा, बेंडर्स फैमिली से भी पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, इस तरफ से कारवां लोगों का गुज़रता है। वो आए, चले गए, हमें नहीं मालूम। बाकी ने भी किसी ने नहीं बताया। जहाँ पे बेंडर्स फैमिली का घर था ये, इसके बाद से फिर बाकी घर कम थे। फिर वो बिल्कुल सन्नाटा था। नदी थी, सड़क थे, तो आगे गुज़र जाते। तो कुल मिलाकर आखिरी जो विटनेस होता, वो बेंडर्स फैमिली एक तरह से होता, किसी भी कारवां के गुज़रने के, मुसाफिर के गुज़रने के। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि जो 2 इन्होंने घर बनाए, वो बड़ा अजीब-सा था। उसको अगर एक बार आदमी जाए तो देखने में लगेगा कि एक रूम है, लेकिन उन्होंने एक फॉल्स बल्कि दीवार टाइप की बना रखी थी,
और उसके पीछे एक दूसरा कमरा था। फिर उन्होंने क्या किया कि, और रोजी रोटी रोजगार का कोई साधन था नहीं, सब्जियां वब्जियां लगाते थे, फल उगाते थे, तो कई ऐसे मुसाफिर गुजरते, तो इन्होंने उसी जगह पे एक दो टेबल डालकर तो उनके लिए खाना, नाश्ता, ड्रिंक वो कर लिए। मतलब एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप कि लोग आए यहाँ पे, अगर उनको भूख लगी कुछ खाएं तो उससे उनकी जिंदगी चलेगी। तो आते थे मुसाफिर, खाते थे, चले जाते थे। लेकिन इस दौरान में अचानक लोग गायब होने लगे। अब दूर दूर से लोग पूछने आने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चलता। इसी दौरान में बात अप्रैल 1873 की है। अप्रैल 1873 एक कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क नाम के शख्स, ये यूएस मिलिट्री में कर्नल थे, और उनके एक और भाई थे। ये फैमिली बहुत ही पहुंच वाली थी, जो कैंसस में सेनेटर थे। और इन दोनों का एक और भाई था, डॉक्टर विलियम यॉर्क। डॉक्टर विलियम यॉर्क कुछ दिन पहले अपने घर से निकले थे और फिर वो घर नहीं लौटे, जबकि उनको एक हफ्ते के अंदर लौट आना था। अब जब वो नहीं लौटे तो उनके दोनों भाई परेशान हो गए। दोनों भाई ताकतवर, एक सेनेटर, एक मिलिट्री में कर्नल। तो उन्होंने कहा कि हमें इनको ढूंढना चाहिए। उन्होंने ढूंढने का फैसला किया, इधर उधर भटकते रहे। कहते हैं करीब दर्जन भर लोगों को लेकर उन्होंने उस जमाने में अपने भाई को ढूंढना शुरू किया। जहां जहां गए नहीं मिला, रास्ते भी कई खतरनाक थे। फिर बाद में करीब 100 लोगों की टीम बनाई। उससे पहले उन्होंने पुलिस और बाकी जगह भी इन्फॉर्म किया, लेकिन भाई उनका कर्नल आर्मी से छुट्टी लेकर आया। सेनेटर भी उसकी मदद में लगे और दोनों ने ढूंढना शुरू किया। 100 लोगों की टीम के साथ आसपास के तमाम इलाकों में भेजा। ढूंढते ढूंढते एक रोज अप्रैल 1873 में कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क, जो कि कर्नल थे, वो कैंसस के इस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बेंडर्स फैमिली रहती थी। और वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करते करते कर्नल आखिरकार बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वो तस्वीर दिखाता और पूछता है कि इस तरह के हुलिया के लोग और आपने ऐसे देखे? बेंडर्स फैमिली के चारों लोग मौजूद थे। उनमें से उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, हमने इनको देखा था कुछ वक्त पहले, यहाँ शाम को आए थे, लेकिन फिर वो चले गए आगे। आस पड़ोसियों से भी पूछा, कोई पता नहीं। फिर किसी पड़ोसी ने बताया कि इस फैमिली में से जो इनकी बेंडर्स की वाइफ है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल है, और ये कहते हैं मुर्दे और ये सारे लोगों से भी बात करती है, और ये जो गायब चीजें हैं उनके बारे में भी पता कर सकती है। तो कर्नल को भरोसा नहीं हुआ, फिर भी वो मिसेस बेंडर के पास गई और उसने मिसेस बेंडर से पूछा। तो उन्होंने कहा मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके भाई के लिए। तो डॉक्टर विलियम यॉर्क कहाँ गायब हुए, उसने उनके सामने ही कुछ एक स्पिरिचुअल सारी जो होती है वो करनी शुरू की। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद फिर उसने कहा कि मैं नाकाम हूँ, मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। तो ये सब सुनकर वो लोग चले गए। इसके बाद फिर तलाश शुरू की। 2 दिन के बाद दोबारा कर्नल अपनी टीम के साथ उसी इलाके में फिर पहुंचते हैं, क्योंकि जितने बाकी लोगों से पूछा तो उससे ये पता चला कि इस इलाके के आगे उनके भाई को किसी ने नहीं देखा था। कई ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने कहा फलाने दिन हमने उनको यहाँ देखा, उसके बाद कुछ ने कहा हमने यहाँ देखा। तो पूरी पूछताछ आकर उस कैंसस में बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर ही आकर मामला रुक जाता। उसके बाद किसी ने, उसके हालांकि कई किलोमीटर आगे भी बहुत सारी बस्ती थी, लोग थे, बट उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके में से गुजरते हुए देखा नहीं। तो कुल मिलाकर मामला आकर रुक गया बेंडर्स फैमिली तक। आर्मी में चूंकि कर्नल, क्राइम और ये सारी चीजें की जानकारी, तो एक बार वो फिर टीम लेकर दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं और जाकर बेंडर्स फैमिली से पूछताछ करते हैं। इस दौरान में पड़ोसियों ने बेंडर्स फैमिली के बारे में बताया कि ये लोग आए थे, अभी हाल ही में आए, और अजीब व्यवहार है इनका। शाम होते ही उनकी पत्नी और बेटी अजीब अजीब हरकतें करती है, और ये लोग कम बोलते हैं। फादर तो चूंकि ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि उसकी अंग्रेजी ही नहीं आती, टूटी फूटी। बेटा भी कम बोलता है, माँ और बेटी दोनों बोल लेती हैं। तो फिर पूछा, तो इस बार जब पूछताछ हुई तो कर्नल ने नोटिस किया कि फादर से तो बहुत कम टूटी फूटी जुबान में उसने बताया। वाइफ के बयान अलग हैं और बेटी के बयान अलग हैं। वो कह रही कि शाम को यहाँ आए, दूसरे ने कहा कि नहीं वो सुबह गए, यहीं पे रुके थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसको कर्नल को डाउट हुआ। तो कर्नल के लोगों ने कहा कि इन चारों को उठा के ले चलते हैं, इनको इंट्रोगेट करते हैं तो सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन कर्नल को यह था कि मैं आर्मी में हूं और इस तरीके से बिना सबूत के अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूं। कुछ और सबूत इकट्ठा करते हैं इस फैमिली के खिलाफ कि इनको कुछ जानकारी ये छुपा रहे हैं, तो फिर इनको हम लोग इंट्रोगेट करेंगे। तो और सबूत जुटाने की कोशिश में कर्नल अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए कि पहले और सबूत जुटाते हैं फिर इनके पास आएंगे। वो सबूत जुटाते रहे।
एक हफ्ते के बाद कर्नल उस इलाके में अपनी टीम को लेकर फिर से पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती में, उस इलाके में दाखिल होते हैं, क्योंकि कई बार पड़ोसियों से भी पूछताछ कर चुके थे अपने भाई के बारे में, तो एक पड़ोसी बताता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा आजकल बेंडर फैमिली के घर से कोई हलचल दिखाई नहीं देती, और पिछले 2-3 दिन हो गए ना कोई घर के बाहर आता है, ना कोई घर के अंदर जा रहा है। सन्नाटा है, कुछ जानवर उनके पालतू थे वो वहीं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर कर्नल को थोड़ा मतलब लगा कि ये क्या मामला, अचानक कहीं गायब तो नहीं हो गया, भाग तो नहीं गया। इसके बाद कर्नल और उनकी पूरी टीम उस घर में दाखिल होने का फैसला करती है, कुछ पड़ोसियों को लेती हैं, और उसके बाद अब बेंडर्स फैमिली के घर में पहली बार कर्नल की टीम एंट्री करती है। अंदर दाखिल होती है, दरवाज़ा खोलती है तो कमरे में घुसती अजीब सी बदबू आती है। बड़े ध्यान से वो देखते हैं तो फर्श पे और दीवार पे कई जगह पे मिट्टी, और मिट्टी भी कुछ कुछ गीला। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो असल में वो खून के धब्बे थे। अब उस कमरे में टेबल और बाकी चीज़ें और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान में उन खून के धब्बे की वो तलाश करते करते एक जगह पे उनको अचानक लगा कि यहाँ पे ये फॉल्स दीवार है, ये दीवार जानबूझ के बनाई गई है। फिर उसको टटोला गया तो असल में एक दरवाज़ा था जो दूर से लगता था कि दीवार है और उसके पीछे कुछ है ही नहीं। और उस दरवाजे को जब खोला गया तो पता चला इसके पीछे एक और कमरा है। वो उस कमरे में दाखिल हुए, उस कमरे में भी अजीब सी स्मेल, बदबू, और वहाँ खून के छींटे, लेकिन और कुछ मिला नहीं। अब खून के छींटे कैसे, क्यों इस घर में, और बेंडर्स फैमिली कहाँ गायब हो गया, ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही थी। फिर कर्नल की टीम ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम पहुंची। अब उस दूसरे कमरे के पीछे पूरा गार्डन था जिसमें सब्जियां और फल ये सारे उगाए गए थे। 160 एकड़ का पूरा इलाका था बेंडर्स फैमिली के पास। पीछे जाते हैं तो सेब के सारे पेड़ थे। दरवाजे के ठीक बाहर निकलते ही पहली जगह पे जो सेब का पेड़ उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि यहाँ पे मिट्टी कुछ उखड़ी हुई है और ये ऐसे कहीं पे गड्ढा खोदा गया, ताज़ा दिख रहा है। उन्होंने उस जगह की खुदाई की। जब खुदाई की तो उसके अंदर से एक लाश मिली। सर पे गहरा चोट, लेकिन सर धड़ से अलग, गड्ढे के अंदर दफना दिया गया था। कपड़ों से और बाकी चीज़ों से पता चला कि डॉक्टर विलियम यॉर्क की लाश है। अब कर्नल और उनके भाई सदमे में, उनके भाई की लाश पड़ी थी और बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया था। इसके बाद अब उन्हें डाउट हुआ, फिर उन्होंने देखा तमाम सेब के पेड़ जो थे वो उसी तरीके से, कुछ ताज़े कुछ अजीब। तो उन्होंने सबकी खुदाई करने का फैसला किया। अब तमाम लोग भी, भीड़ भी आ गई। उसके बाद जैसे जैसे सेब के पेड़ की खुदाई करनी शुरू की गई, टोटल 10 लाशें और मिली। 11 लाश पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे दफन थी। उनमें से एक लाश ही सिर्फ ऐसी थी जिसका गला जो है सर धड़ से अलग नहीं था। बाकी 10 लाशें, उनका सर और धड़ अलग था और उसको दफना दिया गया था। वो इकलौती लाश जिसका सर अलग नहीं किया गया था, वो एक बच्ची की लाश थी, करीब 7 साल की। और उसको देखकर फिर बाद में पता चला कि उस बच्ची की लाश के साथ एक और लाश भी दफन थी उसी में। शायद उसे जिंदा दफनाया गया था। अब ये सारी लाशें निकली, हंगामा मच गया। अब इस दौरान में बेंडर्स फैमिली की खोज शुरू हुई। बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं। अब कैंसस पुलिस और बाकी लोगों ने सब वहाँ पे जो पता चला, फिर अलग अलग बड़े शहरों से, न्यूयॉर्क तक से मीडिया की टीम पहुंची उस वक्त, और उन्होंने इन खबरों को उठाया। और जिस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें अब मीडिया में आने लगी, लेकिन बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शुरू में 20,000 डॉलर का इनाम रखा गया उन चारों के ऊपर। फिर इस इनाम को बढ़ाकर 40,000 किया गया, फिर इसको बढ़ाकर 60,000 किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में तमाम टीमें लगी, तमाम डिटेक्टिव लगे, खुद कर्नल और उनके भाई भी अपनी तरफ से कोशिश में लगे रहे कि इनको ढूंढा जाए। कई जगहों पे सबूत भी मिला कि हाँ ये 4 फैमिली यहाँ से गुजरी, लेकिन उसके बाद आगे जाकर कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये लोग थे कौन। तो फिर कहानी सामने ये आई कि जॉन बेंडर्स जर्मनी का रहने वाला था। इसकी शादी जर्मनी में हुई थी। शादी के बाद बाकी जैसे बिजनेसमैन थे वो अलग अलग देशों का रुख कर रहे थे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो ये भी वहां से निकला और फिर ये अमेरिका पहुंच गया और कैंसस में आकर रुका। यहाँ इसने 160 एकड़ की जमीन खरीदी, एक छोटा सा वो बनाया, लेकिन आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। इसकी जो वाइफ थी केट बेंडर्स,
इसके बारे में है कि इस शादी से पहले उसकी कई शादियां हुई थी और उसके तमाम पति की मौत हो गई। और कमाल की बात यह थी कि उसके जितने पति की मौत हुई उन सबके सर पे चोट के निशान थे। तो बाद में यह भी हुआ कि हर पति को उसने खुद मारा था अपने हाथों से। वो थोड़ी सी जो आत्मा, प्रेतात्मा और इन सारी चीजों इस पर बिलीव करती थी और शाम 6 बजे डेली वो एक तरह से अपने उसमें चली जाती थी, जो उसका काम होता था प्रेयर करना और बाकी चीजें, और फिर उसका दावा था कि वो मुर्दों से बात करती है। तो उसके बारे में था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और वही सारी चीजें फिर उसकी बेटी में आई। तो पूरी कहानी आई कि कैंसस में जब ये पहुंची फैमिली, तो अब इन्हें लगा कि हम कैसे और जिए, कमाई का कोई जरिया नहीं। तो इस दौरान में पहली बार एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। तो मुसाफिर थका हुआ था, शाम का वक्त था, उसने देखा कि ये लोग यहाँ पर हैं। दूर दूर में घर हुआ करता था। तो मिसेस बेंडर्स ने देखा, उसने पूछा, उसने कहा आइए आप। तो उन्होंने कुछ उसको सर्व किया, स्नैक्स, ड्रिंक्स दिया, उसने पैसे दिए। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसके पास अच्छे खासे सामान भी थे। मिसेस बेंडर्स और उनकी बेटी उस मुसाफिर का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए, वो उनको सारी बातें बता रही है और पूरी लगन और मगन से वो उनको सुन रहा है। तभी पीछे से जॉन बेंडर्स आते हैं, घर के मुखिया, और एक हथौड़ा था उनके पास। वो हथौड़े से 3 वार करते हैं उसके सर पर, उस मुसाफिर के। मुसाफिर मर जाता है। इसके बाद बेटा आता है, बेटा गला काटता है। फिर बीवी, बेटी और पति और ये सारे मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे ले जाकर जमीन में गड्ढा खोद के दफना देते हैं और उसके जितने सामान वामान थे वो सब लूट लेते हैं। इस पहले कत्ल के बाद उन्हें लगा कि इससे काफी पैसे कमाए जा सकते हैं और आसपास में सन्नाटा था, ये इनके लिए आइडियल माहौल था। तो ये पहला कत्ल था। इसके बाद इसी तरीके से जितने मुसाफिर आए उसमें सभी का काम बटा हुआ था। माँ मुसाफिर को रिझाती, अंदर बुलाती और उससे वो सारे कि कैसे मुर्दों से भी बात की जा सकती है और बहुत ही अच्छे से उसको सब कुछ बताती। बेटी बेटी इंग्लिश फराटेदार बोलती थी और वो अपने उसमें एक तरह से एकदम काबू में कर लेती। उस जो फॉल्स दीवार थी, उसे लगता है कि इस कमरे में कोई और नहीं है, और वो अचानक दरवाजा खुलता और पीछे से बाप आता और वो हैमर से, हथौड़े से मारता। उसके बाद बेटा गला काटता। फिर चारों मिलकर लाश को दफना देते और इस तरीके से सेब के पेड़ की तादाद बढ़ती गई और उनके पास काफी पैसे आते गए, क्योंकि वहां से जो गुजरने वाले थे ज्यादातर व्यापारी टाइप के लोग थे, तो अच्छा खासा पैसा होता है। तो ये सिलसिला इनका चलता रहा। कहते हैं कि 21 कत्ल इन्होंने किया था। हालांकि उस बाग के पीछे से जो मिली वो 11 लाशें मिली थी, लेकिन ये 21 इसलिए कि उससे थोड़े आगे जाकर इस घर के और इनके पीछे ही एकड़ के पीछे एक नदी है। तो एक बार एक मुसाफिर ने, जब ये विलियम यॉर्क को ढूंढा जा रहा था और जब बेंडर्स फैमिली भाग गई, तो फिर उस नदी में भी कुछ लाशें मिली थी। तो ये और उस तरीके से ही सर कटे हुए और बाकी चीजें, तो उससे जोड़ा गया कि ये भी बेंडर्स फैमिली का काम है। तो इस तरीके से ये खुलासा हुआ। अब आखिर बेंडर्स फैमिली गई कहां? तो जब विलियम यॉर्क को ढूंढने कर्नल उनके भाई पहुंचे, तब उनको लगा कि शायद अब हम पकड़ में आ जाएंगे, और उन्हें यह डर था कि अगर एक बार यहां तलाशी ली गई तो घर के अंदर की कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, और अगर गार्डन की तलाशी ली गई तो पेड़ के नीचे जो दबी हुई लाशें हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस 21 कत्ल की बातें उस वक्त जब फैली और फिर मीडिया में भी आई, तो लोग इतने गुस्से में थे कि बेंडर्स फैमिली के पड़ोस में कई लोग रहते थे। एक ऐसा पड़ोसी था जिस बेचारे ने सिर्फ ये कह दिया कि मैं इनको अच्छे से जानता था और मेरी इनसे बातचीत भी होती थी। तो लोगों को लगा कि ये उसका साथी है। उसे भीड़ ने फांसी पे लटका दिया। बड़ी मुश्किल से बाकी पड़ोसियों को बचाया गया। अब बेंडर्स फैमिली का रहस्य बरकरार रहा कि वो है कहां, तो उसको लेके पुख्ता जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। हालांकि अब तो 150 साल है, वो अगर अपनी नेचुरल मौत भी मरे होंगे तब इस दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन कहानी 2-3, एक कि वो लोग वहां से वापस शायद जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी में ही रहने लगे। दूसरा, जर्मनी के अलावा एक मैक्सिको, कि वो उनके बारे में कुछ सबूत मिला कि मैक्सिको में भी जाकर छुप गए। तीसरा ये था कि शायद भीड़ ने ही अपने हाथों से उनके किए कि उन्हें सजा दे दी और उनकी लाश तक नहीं मिली, और इसको लेके बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बेंडर्स फैमिली अमेरिका की हिस्ट्री की पहली ऐसी फैमिली थी जो सीरियल किलर थी। मतलब एक फैमिली 4 लोग और चारों मिलकर कत्ल किया करते थे, और 21 कत्ल का इल्जाम इनके सर के ऊपर, 11 लाशें घर के नीचे बरामद हुई।
लेकिन ये चारों सीरियल किलर कभी रिकॉर्ड पर कानून के शिकंजे में नहीं आए, तो वो हमेशा लापता रहे। बल्कि उनकी मौत 150 साल के बाद भी ये पुख्ता तौर पर कोई दावा नहीं कर सकता कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, जिंदा उस वक्त रहे थे या मार दिए गए, किसी और देश में बस गए, किसी और हुलिये और नाम के साथ बस गए। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं मालूम। लेकिन ये अमेरिका की आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री की ये पहली सीरियल किलिंग फैमिली है और इसको ब्लडी बेंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी कहानी।